बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जून 17 और 18 की दरमियानी रात है ये, और हम एक मरतबा फिर ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम से आपको ईरान इसराइल जंग का तज्ज़िया लेकर आपके पास आए। जंग इस वक्त एक ऐसे मकाम पर आ चुकी है कि ईरान और इसराइल दोनों को शदीद नुकसानात हो रहे हैं एक दूसरे के हमले और जवाबी हमलों से। इसराइल ने गो के शदीद नुकसान पहुंचाया है ईरान को, लेकिन वो ये रियलाइज कर चुका है कि जो असल हदफ उसका था कि ईरान के एटमी असासों को, एटमी रिएक्टर्स को और उनके प्रोसेसिंग प्लांट्स को मुकम्मल तौर पर वो तबाह कर दे, वो नहीं कर सका। और अब उसको हर हाल में इस बात की जरूरत है कि अमेरिका इस जंग में दाखिल हो जाए। इसके लिए इसराइल पूरी ताकत से अमेरिका को घसीटने की कोशिश कर रहा है ईरान की जंग में, और जाहिर है कि यह एक इंतहाई खतरनाक एटमी आतिशफिशा बन जाएगा अगर अमेरिका इस जंग में दाखिल हो गया। गुज़िश्ता रात तो ये लग रहा था कि शायद अमेरिका वाकई इसमें दाखिल हो जाए कि जब ट्रंप ने तेहरान को खाली करने की वार्निंग और थ्रेट जारी कर दिया था। इसके अलावा वो ये भी कह चुका है कि वो जब चाहें आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल कर सकते हैं। लिहाजा सूरत हाल इंतहाई से ज्यादा कशीदा है। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद चाइनीज प्रेसिडेंट, उसने आकर एक काउंटर थ्रेट दिया अमेरिकन को, और यह कहा कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे चल सकती है, और अमेरिका ये ना समझे कि उसके बगैर ये दुनिया नहीं चलेगी। यानी ये बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट थी चाइना की एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर अमेरिकन को पुश बैक करने के लिए। चाइनीज एयरक्राफ्ट मुसलसल असलहा और गोला बारूद लेकर और मिसाइल लेकर ईरान पहुंच रहे हैं। चीन तो बिल्कुल खुलकर सामने आया हुआ है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि हमें इत्तलात मिली है कि चीन और नॉर्थ कोरिया इस वक्त पूरी ताकत से ईरान की मदद कर रहे हैं। उसने रूस और पाकिस्तान या तुर्किया का नाम नहीं लिया, लेकिन इस्राएली मीडिया ये और इंडियन मीडिया ये तूफान बर्पा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी बराह रास्त इस जंग में शामिल है। लेकिन बहरहाल अभी तक इसराइल ने सरकारी तौर पर और अमेरिकन ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान के मामले में अमेरिका बहुत ज्यादा मोहतात है इस वक्त। वो डेफिनेटली नहीं चाहते कि किसी तरह पाकिस्तान को भड़का दें, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत होने की हैसियत से इतना ताकतवर मुल्क है अल्लाह के फजल से कि फिलहाल अमेरिका ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई जंगी कार्रवाई करे। खास तौर पर जब अभी पिछली भारत के साथ होने वाले तसादुम में दुनिया ने देख लिया था कि चीन किस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लिहाजा इस वक्त ये जंग को सिर्फ महदूद रखना चाहते हैं ईरान और इसराइल के दरमियान। लेकिन जैसे कहा कि इसराइल इतने शदीद नुकसान उठा रहा है, तल अवीव के अंदर इनके तमाम बड़े बड़े रिहायशी इलाकों के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल गिरे हैं, सैकड़ों की तादाद में घर तबाह हो चुके हैं, इनके मोसाद और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है, हैफा में इनकी ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल स्टोरेज तबाह कर दिए गए हैं। यहां तक कि इनका जो वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, जो इनका MIT था, जो इनका रिसर्च इंस्टीट्यूट था पूरे इसराइल का सबसे बड़ा, जहां पर ये केमिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च करते थे, जहां पर ये जेनेटिक रिसर्च करते थे, वो पूरा इदारा तबाह हो गया अपनी तमाम तर रिसर्च के साथ, तमाम तर इक्विपमेंट के साथ। ये अरबों खरबों डॉलर तो फिजिकल इक्विपमेंट का नुकसान है, लेकिन जो इल्म जाया हुआ है वहां पर इसराइल का, जो इसने इतनी तहकीक की हुई थी पिछले 30-40 साल में, वो सब तबाह हो गई। ये शदीद नुकसान है इसराइल के लिए। हजारों लाखों की तादाद में इनके शहरी मुल्क छोड़कर भागना चाहते हैं, हत्ता कि हुकूमत को पाबंदी लगानी पड़ी कि कोई इसराइली मुल्क छोड़कर फरार नहीं होगा। हत्ता कि यहां पर इसराइल ने अमेरिकन पर भी पाबंदी लगा दी कि अमरीकी शहरी भी मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। हजारों लाखों की तादाद में इसराइली ऐसे हैं जिनके पास अमरीकी शहरियत है, और इसके ऊपर अमरीकन सफीर जो इसराइल में है, उसकी और नेतन्याहू की लिटरली लड़ाई हो गई आपस में कि नेतन्याहू उन अमरीकी शहरियों को भी रोक रहा है अमरीका छोड़ने, इसराइल छोड़ने से, और अमरीका बजिद था कि कम से कम हम अपने शहरियों को इसराइल से निकाल लें। ये नेतन्याहू अमरीकी शहरियों को भी होस्टेज के तौर पर इसराइल में रखना चाहता है, ताकि ईरान के हमले में अगर अमरीकी मारे जाएं तो फिर दबाव बढ़ जाएगा ट्रंप के ऊपर कि वो आकर ईरान पर हमला करें। बड़े बड़े मुल्कों ने, हत्ता कि चीन ने भी अपने तमाम शहरियों को हुक्म दे दिया है कि फौरी तौर पर जिस मर्जी रास्ते से हो सके आप इसराइल छोड़कर निकल जाए। दूसरी जानिब
अमेरिका जो है वो शदीद धमकियां दे रहा है ईरान को। वो जो कहा कि ट्रंप ने ये तक ट्वीट कर दी थी कि सारे तेहरानी जो है अपना शहर छोड़कर चले जाएं और आयतुल्लाह खामनाई को भी हम किसी वक्त कत्ल कर सकते हैं, वो थ्रेट अपनी जगह बाकी है। और सूरत हाल इतनी तेजी से तब्दील हो रही है कि इस रात जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कहा कि 17 और 18 जून की दरमियानी रात है, तो इस वक्त रात के तकरीबन 12-1 बज रहे हैं। सुबह फजर तक क्या होता है कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों जानिब से थ्रेट्स हैं, काउंटर थ्रेट्स हैं, जंगी तैयारियां हैं। अब सिर्फ पोस्चरिंग नहीं है, पोजिशनिंग हो चुकी है। अब ये नहीं है कि सिर्फ एक दूसरे को तड़ियां लगा रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े जंगी तैयारे और मिसाइल लाके अपनी जगहों पर, अपने अड्डों पर पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त एक नई फेज शुरू हो सकती है जिसमें अमेरिका शामिल हो जाए। ईरान उसके जवाब में बहुत सख्त धमकियां ईरान भी दे रहा है। ईरान ने यह किया कि जो पिछले चंद दिनों में ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए अपने, उससे इसराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसके मिसाइल्स में बहुत हद तक कमी वाक़ई हो चुकी। इनके पास जो आयरन डोम था, इनके पास जो डेविड स्लिंग थी, इनके पास जो पेट्रियट अमेरिकन सिस्टम था, मुख्तलिफ किस्म के लो एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड सिस्टम्स हैं, उन सब के मिसाइल बहुत करोड़ों अरबों डॉलर के आते हैं, बड़े महंगे मिसाइल। ईरान ने अपने सस्ते किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल पहले दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से फायर किए, जिसके नतीजे में इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ओवरवेल्म हो गया, उसकी इस्तात से बात बाहर निकल गई। नतीजा यह है कि अब तकरीबन अब जो 50-50 मिसाइल भेजे जा रहे हैं, पहले 90% इंटरसेप्शन थी, अब 50% पे आ गई है। अगर ये 50 मिसाइल भेजता है ईरान, तो 25 उसमें लैंडफॉल करते हैं, जमीन पर गिरते हैं और बहुत सख्त तबाही मचाते हैं। अब जाहिर है कि यह शदीद नुकसान है इसराइल का। उसने कभी यह ख्वाब में नहीं सोचा था कि ईरान इस तरह अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके, रीग्रुप करके काउंटर अटैक कर सकेगा। ईरान की जानिब से बार बार ये थ्रेट्स आ रहे हैं कि हम ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन जाहिर है जब तक कि वो हमला न करे उस वक्त तक हमें यकीन नहीं आएगा। ईरान की क़यादत मुसलसल कत्ल हो रही है। ये जिस फौजी कमांडर को लगाते हैं, जिसको अपॉइंट किया जाता है, चाहे हेड ऑफ इंटेलिजेंस हो या हेड ऑफ आर्मी हो या पासदारान हो, वो उसी तरह कत्ल किए जा रहे हैं जैसे उससे पहले हिजबुल्लाह की पूरी क़यादत को, और नंबर 2 क़यादत को, और नंबर 3 को इसराइल ने कत्ल कर दिया था। बहुत खतरनाक हद तक जासूसी और गद्दारी और खयानत है ईरान की सफ़ों में। बदनसीबी की बात है, ईरानी फौज ने और पासदारान ने बहुत सारे जासूस पकड़े हैं। मुसलसल खबरें आ रही हैं कि ईरान की सफ़ों के जो ड्रोन्स बना रहे थे, पूरी पूरी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं ईरान के अंदर, जो इसराइली मोसाद ने ड्रोन फैक्ट्री लगाई हुई थी, जो ईरान के अंदर से ही हमले कर रहे थे एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यह हैरानी की बात है कि बिल्कुल नाक के नीचे इसराइली इंटेलिजेंस, ईरानी इंटेलिजेंस की नाक के नीचे इतने बड़े बड़े निजाम कायम थे, गाड़ियां तैयार थी, फैक्ट्रियां लगी हुई थी, सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, मोसाद की तरफ से ड्रोन वॉरफेयर हो रही थी और इनको पता ही नहीं चला। और अब जबकि ड्रोन उड़ना शुरू हुए तो इन्होंने तलाश करना शुरू किया कि कहां से निकले, तो अब पकड़ धकड़ शुरू हुई है। सो ये जो एक कैटेस्ट्रॉफिक इंटेलिजेंस फेलियर था ईरान की जानिब से, वो इस जंग में जाहिर हुआ। जैसे हिजबुल्लाह का आपने देखा कि वो जबरदस्त एग्रेसिव पोस्चर के साथ ईरान को थ्रेट कर रहे थे, लेकिन पूरा हिजबुल्लाह कॉम्प्रोमाइज हो चुका था उनके पेजर्स की वजह से। ये हिजबुल्लाह को नहीं मालूम था। एक दिन ईरान ने बटन दबाया और हिजबुल्लाह की सारी क़यादत मारी गई एक ही झटके में, और उसके बाद उन्होंने जो बची कुछ थी उसको फिर उन्होंने एयर रेड्स करके, बॉम्बिंग करके मार दिया और हिजबुल्लाह फारिग हो गई। आज हिजबुल्लाह जंग में दाखिल नहीं होना चाहते। वो जो ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था लेबनान से लेकर शाम और इराक और ईरान, हिजबुल्लाह ने मुकम्मल इनकार कर दिया है कि हम जंग में शामिल नहीं होंगे। ये ईरान के लिए बहुत बड़ी शिकस्त और बहुत बड़ी तौहीन और बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक डिफीट है कि उनका सबसे बड़ा एसेट जो इस खित्ते में था, उसने ईरान की हिमायत में जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। सीरिया तो वैसे ही फारिग हो चुका, इराक वैसे ही फारिग था, और जैसे कहा कि अब टोटल एयर स्पेस जो है लेबनान से लेकर, इसराइल से लेकर ईरान तक जो एयर स्पेस है वो अमेरिकन, नेटो और इसराइल के पास है। ईरानी एयरफोर्स कहीं भी नजर नहीं आ रही। ईरानी एयर डिफेंस क्लेम कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हमने कुछ तैयारे मार के गिराए, लेकिन कोई एविडेंस दिखाई नहीं है उन्होंने अभी तक, ईरानी स्टेट मीडिया ने। ईरानी टेलीविजन हेडक्वार्टर भी एक्चुअली बॉम्ब हो गया, वो भी तबाह हो गया। आज की रात ईरान ने पूरे मुल्क में इंटरनेशनल इंटरनेट बंद कर दिया है, यानी तमाम इंटरनेशनल वेबसाइट्स वो सब बंद हो गई है, सिर्फ वही इंटरनेट चलेगा जो मुल्क के अंदर है। तो अब खबरें कितनी बाहर निकलती हैं, कितनी लीक होती हैं, ये भी देखना पड़ेगा। इस वक्त ईरान की सूरत हाल ये है कि वो अपने तौर पर मज़ाहमत करने के काबिल नहीं रहा। उसको लाजमी तौर पर चीन की, नॉर्थ कोरिया की, रूस की, पाकिस्तान और तुर्की की मदद की ज़रूरत है। और
ईरानी पार्लियामान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है, ईरान में ये पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं। ये सब चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी ताकत से इनके साथ आकर खड़ा हो जाए। जैसे कहा कि पाकिस्तान ने सियासी तौर पर तो अपने मौक़िफ़ का ऐलान कर दिया, मगर अस्करी तौर पर पाकिस्तान अभी तक इस जंग में शामिल नहीं हुआ। दुश्मन को के प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान, इसराइल और इंडियंस दोनों ये चाह रहे हैं कि इल्ज़ाम पाकिस्तान पे भी हो और ताकि अमेरिकन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मेरी बहुत सख्त ज़ाती राय है, बहुत एक अहम तज्जिया है पूरे खित्ते और तारीख को देखते हुए कि पाकिस्तान को हर सूरत में ईरान के दिफा में इसराइल को ज़र्ब पहुंचानी चाहिए। ये हम किस तरह करते हैं, ये हमारे बड़ों का काम है फैसला करना, जिनके पास अल्लाह ने इक़्तिदार और इख्तियार दिया है, ये उनका काम है, इसी काम के लिए वो वहां बिठाए गए हैं। लेकिन ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लें, ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं। सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हमको ये बात बहुत वाज़े नजर आती है कि जब सैयदी ने मक्का पर हमला करना था, फतह मक्का की आखिरी फाइनल जंग करने के लिए, तो उससे पहले आपने अपनी पुश्त महफूज की। पुश्त महफूज करने का मतलब है कि वहां नॉर्थ में खैबर का इलाका था जहां यहूदी रहा करते थे, और खतरा यह था कि जब सईदी रसूलुल्लाह मक्के की जानिब अपनी ट्रुप मूवमेंट करेंगे, अपने फोर्सेस को लेकर जाएंगे, तो पीछे से खैबर के यहूदी मदीने की रियासत को नुकसान पहुंचा देंगे। तो सईदी रसूलुल्लाह ने पहले खैबर पर हमला किया। सईदना अली फातेह खैबर कहलाते हैं। आपने खैबर के यहूदियों को कत्ल किया, उनकी मिलिट्री पावर को तोड़कर तबाह कर दिया और उनको वहां से डिसलोकेट कर दिया, उनको वहां से भेज दिया कि तुम चले जाओ शाम और दूसरे इलाकों में, तुम जजीरे नुमा अरब से ही निकल जाओ, ताकि खैबर के यहूदी आने वाले वक्तों में किसी सूरत में मदीने की रियासत को थ्रेट ना कर सकें। इसके बाद सईदी रसूलुल्लाह पलटे और आपने जाके मक्के में मुशरिकों का घेराव कर लिया। आज पाकिस्तान बिल्कुल एग्जैक्टली उसी मकाम पर पहुंचा हुआ है। खैबर के यहूदी मुसलसल मक्के के मुशरिकीन की मदद कर रहे थे मदीने की रियासत के खिलाफ। आज ये नापाक इसराइल मुसलसल मदद कर रहा है हिंदू मुशरिकों की इस मदीने सानी के खिलाफ। सईदी रसूलुल्लाह की जंगी हिकमत अमली से ये बहुत वाज़ेह सबक हमें मिलता है कि जब हम गज़वा हिंद की मुहिम की तरफ, जब हम मशरिक की जानिब देखेंगे, गज़वा हिंद के लिए देखेंगे, अपनी फाइनल डिसाइसिव फतह मक्का की तरफ जाएंगे, तो हमें अपनी पुश्त हर हाल में महफूज करनी है। हमें इसराइल को इतना तबाह कर देना है कम अज कम कि वो किसी सूरत में भारत की दोबारा मदद ना कर सके, ना भारत को ड्रोन फराहम कर सके, ना कोई असलाह दे सके, ना कोई हथियार दे सके। ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि जब खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, हजारों रॉकेट और मिसाइल चारों तरफ एक दूसरे के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, हमारी पुश्त पर चीन और नॉर्थ कोरिया और रूस जैसी ताकतें खड़ी हैं, तुर्की हमारे साथ है, मुसलमान दुनिया का एक ब्लॉक है, मुसलमान पूरी उम्मत पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुक्मरानों का काम है कि रास्ता तलाश करें कि किस तरह हम इस फॉग ऑफ वॉर में इसराइल को एक तबाहकुन शिकस्त दे सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान को इस किस्म के काम करने का बहुत अच्छी तरह का तजुर्बा है। हमने सोवियत यूनियन को भी इस तरह तबाह किया कि दुनिया में कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। हमने जब उस एक और सुपर पावर अफगानिस्तान में आई तो हमने अमेरिकियों को इस तरह जलील किया कि उनको पता ही न लगा कि उनको मारा किसने। अब यही काम हम इसराइल के खिलाफ हमें करना है। सिर्फ इसलिए नहीं करना कि अगर ईरान में इनकी हुकूमत चली जाती है आयतुल्लाह की और वहां पे शाह ऑफ ईरान आ जाता है, तो वो तो खुद एक यहूदी का बच्चा है, उसकी तो सारा खानदान यहूदियों में शादीशुदा है, वो तो बिल्कुल अपने आप को यहूदी कहता है, वो आ गया तो फिर एक इसराइल हमारे मगरिब में कायम हो जाएगा। एक तो ये हमारे लिए खतरा है। दूसरा खतरा हमारे लिए है कि जैसे कहा कि हमने भारत से जंग करनी है। अब हमारी जंग शुरू हो चुकी है, गज़वा हिंद की पहली झड़प हो चुकी है, दूसरी झड़प किसी भी लम्हे होने वाली है। ऐसे में अब हम दोबारा इसराइल को यह मौका नहीं दे सकते कि वो एक सप्लाई लाइन और एयर ब्रिज कायम करे भारत के साथ, ताकि मुसलसल हजारों सैकड़ों की तादाद में ड्रोन हमारे ऊपर आते रहें, हम पर हमला करते रहें। ये वक्त है हमारे पास कि हम हर मुमकिन ताकत इस्तेमाल करें, चाहे तुर्की से बात करें, ईरान की मदद करें, रूस से मिलें, चीन से मिलें, मिलकर करें, अकेले करें, जिस तरह मर्जी करें, लेकिन इसराइल को हम इस बुरी तरह से तबाह कर दें कि आइंदा आने वाले वक्तों में जब हम भारत के साथ मशगूल हों तो हमें इसराइल की फिक्र ना करनी पड़े। ये मौका है, किया जा सकता है, और ये हमारा बड़ी जो नसीहत हमारी है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सिपा सलार और पाक फौज इस बात को सुनेगी, समझेगी, क्योंकि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी छोटी है। अगर आयतुल्लाह खामनाई कत्ल हो गए, अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हो गया, अगर पूरे ईरान पर उन्होंने इसी तरह कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी जैसे बगदाद पर की थी, उन्होंने शॉक एंड ऑ जिसको कहते थे, ये आप अगर बगदाद की पुरानी वीडियो 2003 और 4 के निकाल के देखें तो पूरे बगदाद को इन्होंने फ्लैट कर दिया था, लिटरली
शौक नौ जिसे कहते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजी इनकी थी, इतनी बमबारी उन्होंने की थी। और अगर इसी किस्म की बमबारी उन्होंने तेहरान पर शुरू कर दी तो फिर डेफिनेटली रजीम चेंज हो जाएगा वहां पे, या रजीम चेंज नहीं होता तो हेडलेस हो जाएंगे। हेडलेस का मतलब है कि वहां गैंग्स होंगे, एक तरफ से कुर्द दाखिल हो जाएंगे, एक तरफ से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले दाखिल हो जाएंगे, कोई कंट्रोल नहीं होगा उस मुल्क में, और फिर वहां दाइश को दाखिल कर देंगे, ये जिस तरह इन्होंने शाम में दाखिल किया था। और फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर हमारे मगरब में खड़ा हो जाएगा, जो अब किसी हद तक मैनेजेबल है। उस वक्त हमारे लिए ईरान वो शाम बन जाएगा जैसे तुर्की के लिए वो मुसीबत बन गया था शाम का वक्त। लिहाजा ये बहुत नाजुक वक्त है हमारे लिए। ईरान ने काउंटर थ्रेट जो किए हैं अमेरिकन को, उसमें साथ साथ बड़े वाजे तौर पर अरब मुल्कों को भी थ्रेट किया है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 10-12 अरब ममालिक हैं, जिसमें जॉर्डन भी है, इजिप्ट भी है, गल्फ के हैं, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। ये सारे ममालिक इस वक्त इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। और ये चूंकि छोटी सी गल्फ है, जिसको खलीज फारस कहें या खलीज अरबी कहें, इसका मुंह है जो जहां पे बिल्कुल जहाज, एक तंग सा रास्ता है जहां से निकलकर जहाज जो है वो इंडियन ओशन या बहिरे अरब में दाखिल होते हैं, वो आबनाए हुर्मुज कहलाती है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहते हैं उसको। छोटा सा चंद किलोमीटर का रास्ता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे यमन के पास बाबुल मंदब है कि जो इंडियन ओशन और रेड सी के दरमियान छोटा सा एक लिंक है। क्योंकि बाबुल मंदब को यमन ने बंद कर दिया, लिहाजा पूरी दुनिया की शिपिंग जो है वो अब रेड सी से नहीं गुजर सकती। अब ईरान थ्रेट कर रहा है कि अगर आपने हम पर हमला किया तो हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि आप सोचिए जरा एक सेकंड के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हो जाती है तो इसका मतलब है कि पूरे गल्फ में, जहां सऊदी अरेबिया का मशरकी साइड है, वहां पे यूएई है, वहां कतर है, वहां बहरीन है, वहां पे रासुल खैमा है, वहां पे ये तमाम इमारात जो छोटी छोटी बनी हुई, हत्ता कि इराक की जो बसरा की पोर्ट है, इनमें यानी किसी भी जगह के ऊपर कोई बहरी जहाज नहीं जा सकेगा। आप सोचिए कि दुबई की अगर शिपिंग बंद हो जाए तो दुबई का क्या हाल होगा, आलमी ग्लोबल ट्रेड का क्या हाल होगा। पूरी दुनिया का ट्रेड जो है वो दुबई में आता है और दुबई ट्रांजिट पॉइंट है और यहां से निकल के पूरी दुनिया में जाता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हो जाती है, और ईरान जाहिर है अगर डेस्परेट होगा तो वो ये करेगा, अगर वो खुद डूब रहा है तो वो बाकियों को भी अपने साथ डुबोएगा। और ये इसराइल ने कहा है कि अगर हम डूबे तो हम अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में कुछ ऑयल टैंकर्स को आग लग चुकी है। अब ये नहीं कंफर्म कि ये आपस में टकराए हैं या इन पर मिसाइल फायर किए गए हैं, दे आर बर्निंग। और अगर वो ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जल के डूब जाते हैं तो हुर्मुज बंद हो जाएगी। फिर तो कई महीनों तक, जब तक कि उन डूबे हुए जहाजों से को निकाला नहीं जाता, कोई शिपिंग उस रास्ते से नहीं जा सकेगी। अब सोचें अगर ये रास्ते बंद हो जाते हैं तो दुनिया में ऑयल सप्लाईज का क्या होगा। दुनिया में जो ऑयल एंड गैस, एलएनजी, कुवैत, ईरान, ये सऊदी अरब, ये सब बड़े बड़े ऑयल एंड गैस और एलएनजी के एक्सपोर्टर्स हैं, पूरी दुनिया इनसे लेती है, उसका क्या हशर होगा। बस ऑयल प्राइसेस कहां चली जाएंगी। पाकिस्तान की ऑयल सप्लाई जो हम हमेशा से कहा करते थे, आपको याद होगा कि समुद्री रास्ते बंद हो जाएंगे जंग की सूरत में, हमको ईरान के जरिए चाहे स्मगलिंग करनी पड़े या हमें खुल के तेल लेना पड़े, हमें हर हाल में ईरान से एक ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है, एक लैंड रूट रखना है हमने कि हमारी ऑयल और फ्यूल सप्लाईज हमें मिलती रहे। इस जंग की सूरत हाल की वजह से जो स्मगलिंग बंद हुई है, क्योंकि जाहिर है वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी है पाकिस्तान ने, स्मगलर्स इधर उधर हो गए। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को खुद ईरान ने कहा है कि छुप जाओ जाके, पाकिस्तान आर्मी इस तरफ आई हुई है। तो बलूचिस्तान में तेल की किल्लत होना शुरू, क्योंकि बहुत ज्यादातर स्मगल्ड पेट्रोल इस्तेमाल करते थे जो ईरान से आता था, वहां प्रेशर फील होना शुरू हो गया। अब सोचें अगर वो जो ऑयल टैंकर्स आते हैं बड़े बड़े गल्फ से, पाकिस्तान में हर तीसरे चौथे दिन और एक हफ्ते के बाद एक ऑयल का टैंकर आता है जिसमें पेट्रोल और डीजल और गैस होती है हमारी, वो आना बंद हो गई तो मुल्क के अंदर क्या इश्यूज खड़े हो जाएंगे। यही हमने कहा कि वो जंग सिर्फ खित्ते में नहीं हो रही, हर जंग से पूरी दुनिया मुतासर होगी और पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुतासर होगा कि हमारी सप्लाई लाइन भी उधर से ही है, हमारा हमसाया भी इधर ही है और हमारी दुश्मनी भी इसराइल से है, और इंडिया भी किसी वक्त पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बड़ा जबरदस्त थ्रेट दिया है पाकिस्तान को एक दफा फिर, ये कमीने बाज नहीं आए, हमें सीजफायर नहीं करना चाहिए था, हमने फिर इनको मौका दे दिया, इन सांपों को ये सिमट कर तैयारी करके दोबारा हम पर हमला करें। अब की दफा जयशंकर ने अपनी बकवास करने के चक्कर में, जैसे अजीत कुमार डोवल ने बकवास कर दी थी कि हम टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझते हैं कि प्राइवेट महफिल में बकबक कर रहे हैं अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, वो बात निकल जाती है, इनके प्लान्स आउट हो जाते हैं। जयशंकर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ही बकवास की बाहर जाकर कि जी अब की दफा हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम अपनी फजाइया को इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए ये सब बताया था हमने आपको, एग्जैक्टली यही बताया था कि वो अब इसी तरह करेंगे कि अब वो एयरफोर्स को फॉरवर्ड नहीं लाएंगे। पहले उसने कहा जी हम डीप पाकिस्तान के अंदर जाकर, गहराई तक जाकर मारेंगे। जाहिर है किस तरह मारेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ। वो कहां से लाए, इसराइल से लेकर आए। तो हम पहले पाकिस्तान को इस तरह मारेंगे अंदर जाकर, और जब पाकिस्तान का वो एयर डिफेंस तबाह कर लें, हमारे वो
एयर बेसिस पर नुकसान पहुंचा दे, हमारे जहाजों को, हमारे जितने भी डीप में हमारे एयर बेसिस हमने रखे हुए हैं उनको नुकसान पहुंचा दे। उसके बाद जब उनको एयर सुपेरियोरिटी मिल जाएगी जो उनके ख्याल में, फिर वो अपनी फजाइयां लेकर आएंगे, जो इस वक्त इसराइल कर रहा है ईरान के साथ। इंडिया बहुत गौर से वो सारी स्ट्रेटजीज देख रहा है जो इसराइल कर रहा है ईरान के खिलाफ। इस वक्त ईरान के ऊपर टोटल एयर सुपेरियोरिटी है इसराइल को और अमेरिकन को, क्योंकि ईरान की एयरफोर्स ही खत्म हो गई, एयर बेसिस ही तबाह हो गए, एयर डिफेंस उनका पता नहीं कहां चला गया। ईरान का सारा जोर अपने बैलिस्टिक मिसाइल और अपनी मलेशियाज और अपने हिजबुल्ला और शाब मिल्ली और शाब हसद शाबी और इन सब किस्म के ग्रोह बनाने के ऊपर थी, हुतीज और ये सब। इन्होंने सीरियसली किसी मॉडर्न कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए तैयारी ही नहीं की थी। वहां पर दो आर्मीज हैं, एक उनके पासदारान इनकलाब है, एक रेगुलर आर्मी है, और दोनों में आपस में भी हसद और चपकलिश चलती रहती है, क्योंकि रेगुलर आर्मी जो है वो प्रोफेशनल है, पासदारान इनकलाब नजरियाती है। आप पासदारान इनकलाब को अथॉरिटी ज्यादा है क्योंकि ये बराह रास्त रहबर को आयतुल्लाह खामनाई को रिपोर्ट करते हैं, इसमें सिर्फ नजरियाती लोग होते हैं। इसके अंदर प्रमोशन का जो तरीकाकार है वो मेरिट नहीं है, लॉयल्टी है। वो ये तरीकाकार है कि आप कितना खामनाई के साथ वफादार हैं, इसलिए आप प्रमोट होंगे, चाहे आपका मेरिट हो या ना हो। इसीलिए आपको इतने बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक ब्लंडर नजर आ रहे हैं ईरान के डिफेंस मैकेनिज्म में, उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में भी, उनकी इंटेलिजेंस फेलियर में भी, इसलिए कि सब कुछ आपस में ये पासदारान कंट्रोल करते हैं। पासदारान में डेफिनेटली मेरिट का प्रॉब्लम है, वहां लॉयल्टी ज्यादा है, वह वफादारी पर ज्यादा अहमियत दी जाती है। आर्मीज जो होती हैं वो प्रोफेशनल होती है। तो ईरान में दो फौजें हैं, उनका आपस में भी तसादुम है, आपस में भी डिसएग्रीमेंट्स है, हर कोई जेलस भी होता है आपस में, हर जगह होता है, जिस हर इदारा एक दूसरे से, एक मुल्क में कई इदारे होते हैं, वो कंपीट करते हैं पावर के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए। इस चीज ने ईरान को ज्यादा मरवा दिया। तो अब स्टेटस ये है कि जब जयशंकर ने यह कहा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ अब जो हम कार्रवाई करेंगे, जाहिर है कि वो इसराइल से सीख कर करेंगे, कि अब वो डीप पेनिट्रेट करेंगे, अपने मिसाइल सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में वो मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजेंगे। वही काम करेंगे जो ईरान ने पहले इसराइल के खिलाफ किया, ताकि इसराइल का एयर डिफेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उसके मिसाइल ही खत्म हो गए। इतने महंगे मिसाइल जो अमेरिका से आते हैं, जो इतने ज्यादा फायर करने पड़े उसको, कि अब जंग के तीसरे दिन ही इसराइल के मिसाइल डिप्लीट होना शुरू हो गए हैं, और अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल बगैर रुके बराह रास्त लैंडफॉल कर रहे हैं और हिट कर रहे हैं। इंडियन जाहिर है यही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे। आप सोचेंगे अगर 1000 मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान पर ये फायर कर देते हैं तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस कितना ओवरवेल्म हो जाएगा, और अगर ये वेव आफ्टर वेव भेजते जाते हैं तो अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगी कि जब ये लैंडफॉल करने लगेंगे, पाकिस्तान पर गिरने लगेंगे, और अल्लाह ना करे जब भी कोई मिसाइल गिरता है वो नुकसान करता है। आपने इसराइल में देख लिया ना, तल अवीव था दुनिया के सबसे बड़े अच्छे आला बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जिस मुल्क के पास है, तल अवीव भी ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं रोक सका। पाकिस्तान में 4 ड्रोन घुस गए तो कुत्ते भौंकने लगे कि पाक फजाइया किधर है, तो एयर डिफेंस किधर है, तो आर्मी किधर है। दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे रूस हो चाहे इसराइल हो, जिनके पास दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस हैं, वो आजकल के हाइपरसोनिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन स्वार्म्स को नहीं रोक सकते। ये एक रियलिटी है। इस वक्त दुनिया के कई कैपिटल्स हैं जिन पर शदीद बमबारी हो रही है। सोचिए, यूक्रेन का कीव, उस पर रूस दबा के बमबारी कर रहा है। यूक्रेन इतने बड़े एयर डिफेंस होने के बावजूद उनको नहीं रोक सकता। मुसलसल बमबारी कैपिटल पे हो रही है यूक्रेन के। यूक्रेन वाले मुसलसल बमबारी कर रहे हैं रूसी शहरों के ऊपर, हत्ता कि मॉस्को पर भी ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ड्रोन हिट कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं। तल अवीव इस वक्त खंडर बन रहा है, तेहरान इस वक्त खंडर बन रहा है, सना इस वक्त खंडर बन रहा है, यमन का कैपिटल। और अब आने वाली जंग में भारत और पाकिस्तान के जो कैपिटल्स हैं, इनको भी बहुत जोर की चोटें आएंगी, इस्लामाबाद को भी और दिल्ली को भी। दुनिया ने देख लिया है कि एक दूसरे के दारुल हुकूमत पर हमला किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं है, कोई सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, कोई दुनिया में अब निजाम बाकी नहीं है जो इन जंगों को रोक सके। आप अपने जोरे बाजू पे लड़ेंगे, अपनी ताकत से जीतेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, वरना आपको खंडर बना दिया जाएगा। ये सिंपल रूल है इस वक्त दुनिया में। वो सारी बकवास जो लोग कमीने किया करते थे कि जी वर्ल्ड ऑर्डर है तो यूएन है तो दुनिया क्या कहेगी, तो पाकिस्तान को मईशत कमजोर है तो हमें ध्यान से लेके चलना चाहिए, हम कैसे हमला करें, कैसे प्रोएक्टिव हो, वो सब बकवास खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते अपनी ताकत के जोर पे तो आप मार दिए जाएंगे। ईरान को भी ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी है। देखिए, चाइना, रूस, पाकिस्तान, तुर्किया ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन ईरान की जगह जंग नहीं करेंगे। जंग ईरान को खुद करनी। हम मदद कर सकते हैं, जैसे आप देखिए कि खुद रूस की फौजें शाम में मौजूद थी, रशियन आर्मी खुद मौजूद थी सीरिया के अंदर और मुसलसल डिफेंड कर रही थी बशार अल असद की हुकूमत को। लेकिन जब बशार अल असद की पूरी फौज ने ही हथियार डाल दिए,
तो फिर रूस कैसे उसका दिफा करे? यही बात रूसी फौज शामी फौज से कह रहे थे कि तुम कमबख्त तो लड़ो तो हम तुम्हारी मदद करें, जब तुम ही हथियार डाल के भाग रहे हो तो हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि हम तुम्हारी खातिर तुम्हारी जंग लड़े। नतीजतन रूस ने विड्रॉ किया, खामोशी से सीरिया से निकलकर चला गया। अब यही सिनारियो ईरान के पास है। अगर ईरान की फौजें नहीं लड़ती, ईरान में गद्दारी होती है, ईरान के अंदर पासदारानों में गद्दारी है या फौज में गद्दारी है, उनकी क़यादत आपस में लड़के कत्ल हो जाती है एक दूसरे के हाथों, या अमेरिका उनको मार देता, तो फिर दुनिया का कोई भी मुल्क उनकी मदद नहीं कर सकता। फिर ये रियलिटी हमें जहन में रखनी चाहिए कि देयर इज अ सीरियस पॉसिबिलिटी कि ईरान में रजीम चेंज हो जाएगा, और अगर रजीम चेंज होगा तो खुद ईरान की वजह से होगा, इनकी हुक्मरानों की गलती की वजह से होगा, इनकी फौज और इंटेलिजेंस की कमजोरी की वजह से होगा। दुश्मन तो हर मुल्क में मौजूद होते हैं, क्या पाकिस्तान में दुश्मन नहीं है? पाकिस्तान में BLA भी है, TTP भी है, पाकिस्तान में PTM भी है, PTI भी है, इमरान खान की PTI मौजूद है पाकिस्तान में। अभी भी आर्मी चीफ जब अमेरिका गए तो जिस किस्म की जलालत इन्होंने PTI वालों ने सड़कों पे की, आर्मी चीफ के खिलाफ खड़े हुए नाराबाजी की, ये सब कुछ, ये सारे गद्दार पाकिस्तान की सफों में भी मौजूद हैं। ईरान की इस सजा से हम कहेंगे कि इसकी जो अपने इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, जो गलतियां हैं, इसकी सजा काट रहा है वो, जब सारी क़यादत शुरू में ही मारी गई है, मुसलसल मारी जा रही है। ये बहुत बड़ा सबक है पाकिस्तान के लिए कि अपनी सफ़ों के गद्दारों को पहले साफ करें। अगर आप अपने गद्दारों पर नरमी करेंगे या उनको नहीं पहचानेंगे या उनको मौका देंगे या नरमी का हाथ रखेंगे, तो फिर ऐन जंग के मौके पर ये आपकी पुश्त में ऐसा खंजर मारेंगे, ऐसा गला काटेंगे आपका कि फिर आप उठ नहीं सकेंगे। जो रवैया PTI ने इस वक्त इख्तियार किया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, पिछली भारत के साथ जो झड़प हुई थी उसमें भी आपने देखा था कि PTI का सोशल मीडिया जो था वो इंडियन सोशल मीडिया का काम कर रहा था। और अब भी ईरान और इसराइल की जंग में इमरान और उसकी सोशल मीडिया टीम ने, इमरान ने खुद एक ट्वीट इसराइल के खिलाफ नहीं की। कैसे बोलेगा? उसका ससुराल है, उसके बच्चे यहूदियों के पास बैठे हुए हैं, इसका सारा सोशल मीडिया अमेरिका से कंट्रोल होता है। जिब्रान इलियास CIA के लिए काम करता है, जिब्रान इलियास जो है वो कैसे वहां बैठकर इसराइल के खिलाफ ट्वीट करेगा? आज इमरान की बहनें मिलकर आई जेल में, इससे तो इमरान को सब पता है कि अंदर के बाहर क्या हो रहा है, दुनिया क्या चल रही है, लेकिन एक बयान मुसलमानों के हक में, पाकिस्तान के फेवर में, ईरान के फेवर में, मुस्लिम दुनिया के फेवर में, इसराइल के खिलाफ, मजाल है कि यहूदियों के साले का कहीं निकल सके। ये मजाल है कभी इसके मुंह से ये कोई यहूदियों के खिलाफ कोई बात निकली। तो ये जमात और PTM वालों ने जिस तरह खुल के उन सहाफियों की, वो याल्दा करीम, क्या तो उसका नाम है, एक औरत, मोहसिन दावर ने और PTM ने जिस तरह खुल के उस इसराइली औरत की हिमायत की है जो इसराइल की हिमायत कर रही है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान की सफ़ों के अंदर ये गद्दार मौजूद हैं। एक पीर मुदस्सिर शाह है, इस्लामाबाद में घूमता रहता है, पता नहीं किस किस्म का जानवर है ये हरामखोर, कि ये हर रोज अब इसराइल पहुंचा होता है, अमेरिका, इसराइल का प्रेसिडेंट इसको रिसीव करता है जाके। पाकिस्तानी पीर है जो पाकिस्तान के अंदर पीरों को जमा कर रहा है इसराइल की हिमायत के लिए, फतवे जमा करने के लिए। इमेजिन करें पाकिस्तान में ये खुला कैसे घूम रहा है। एक अहमद कुरैशी है, एक गद्दार हमारी सफों में घूमता है, इसराइल होकर आता है अपनी मजे से। एक फरहान जाफरी है जो कराची में बैठा हुआ FJ के नाम से ट्वीट करता है। ये सब इसराइली मोसाद के एजेंट हैं पाकिस्तान में। हमने उनको इसलिए छोड़ा हुआ है कि बड़ी मुरव्वत है हमारे अंदर, बड़ी हम माशाल्लाह माफ करने वाली कौम है। याद रखें ये बड़े खतरनाक सांप और जहरीले नाग हैं जो डसेंगे पाकिस्तान को एन वक्त के ऊपर। PTI पर पाबंदी लगानी पड़ेगी और बाकी जितने हमने लोगों के नाम लिए, चाहे PTM हो, BLA हो, अहमद कुरैशी, तो पीर मुदस्सिर शाह, तो फरहान जाफरी, इन सारों को गिरफ्तार करके अंदर करें। ये सब इसराइली एसेट्स हैं, हमें बहुत जोर से नुकसान पहुंचाएंगे। और अब अल्लाह हमें दिखा रहा है ईरान को एक इबरत बनाकर कि वो गलतियां पाकिस्तान न करें। आज के लिए यहां तक हम तज्जिया रखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम मोहतात रहे कि किसी भी वक्त मशरक की जानिब से भारत हमारे ऊपर हमलावर हो सकता है। ये जंग खत्म नहीं हुई है, सिर्फ छोटा सा टेम्परेरी पॉज है, किसी भी वक्त वो आ जाएंगे। और इस वक्त जब इस खित्ते में अमेरिका चढ़ा चला आ रहा है और इसराइल हमले कर रहा है, तो इंडियंस को बड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और पाकिस्तान को रोकने के लिए भी, क्योंकि इसराइल ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान की हिमायत में इसराइल को जर्ब लगाए। अभी तक हमने किया नहीं है, जैसे हम कह रहे हैं, हमें करना चाहिए। तो इसको रोकने का क्या तरीका है कि पाकिस्तान ईरान की हिमायत में जर्ब ना लगाए? उसका तरीका सिंपल है कि पाकिस्तान पर हमला करवाओ इंडिया से। लिहाजा ये और भी खतरनाक हो गई है एनवायरमेंट के इंडियंस, जो कि वैसे ही पालतू कुत्ते हैं यहूदियों के, वो किसी भी वक्त इसराइल पर प्रेशर कम करने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। खतरा अब मजीद कई गुना बढ़ गया है। अब इसराइल को जल्दी है, पहले इंडियंस अपना टाइम ले रहे थे, लेकिन अब इसराइल को जल्दी है। इसीलिए मोदी अभी गया है माल्टा, ग्रीस गया है, और माल्टा में जाके उतरा है या ग्रीस में उतरा है, वहां साइप्रस में, वहां जाके इसने नेतन्याहू से मुलाकात की और ये डिसाइड किया है कि आपस में मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए।
मुझे यकीन है कि इसराइल ने उससे कहा होगा कि फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करो, क्योंकि इसराइल को अब इसराइल खौफजदा है कि पाकिस्तान अगर शामिल हो गया किसी तरह ईरान की मदद करने में, फिर इसराइल के लिए बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और जाहिर है कि अगर पाकिस्तान अपना डिप्लोमेटिक और अपना एक इंटरनेशनल प्रेशर इस्तेमाल कर रहा है, ताल्लुकात इस्तेमाल करता है, तो इस वक्त अगर जंगबंदी होती है ईरान और इसराइल के दरमियान, इसमें हमें लाजमन फलस्तीन को शामिल करना है। ये वक्त है कि हम फलस्तीन के मुसलमानों को अपनी प्रोटेक्शन में लें। ये ना करें कि सिर्फ इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी हो गई और हम खुश बैठे रहें और इसराइल उसके बाद दबा के फलस्तीनी मुसलमानों को ज़िबा करता रहे। रोज 150 मुसलमान गजा में आज भी शहीद हो रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा, कोई मुसलमान, कोई मुस्लिम दुनिया उनके लिए आवाज नहीं उठा रही। ईरान के लिए बात हो रही है, ईरान के साथ खड़े, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फलस्तीनी मुसलमानों को सबने छोड़ दिया। अब जबकि जंग शुरू हो चुकी है, खुल के इसराइल को सब मार रहे हैं और पाकिस्तान को भी मारना चाहिए, तो फिर आप फलस्तीनियों को भी अपनी प्रोटेक्शन में ले लें। ये मैं फील्ड मार्शल से भी कहूंगा, ये मैं पाकिस्तान की सियासी क़यादत से भी कहूंगा और कौम से भी कहूंगा कि आप पूरी तरह फौज से भी और हुकूमत से भी उनको हौसला दें, उनको इनकरेज करें इस बात पे कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े भाई की हैसियत से ये वक्त है हमारे पास कि हम उम्मत मुस्लिमा में वो मकाम हासिल कर लें जिसके लिए अल्लाह ने हमें बनाया है। तुर्की कह रहा है कि हमें फख्र है कि पाकिस्तान हमारा भाई हमारे साथ खड़ा है, वो एटमी ताकत है। ईरान कह रहा है शुक्रिया पाकिस्तान, फलस्तीनी कह रहे हैं शुक्रिया पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अरब मुसलमान वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वो काम कर दिया जो बड़े बड़े अरब मुल्क भी नहीं कर सके। तो ये अल्लाह ने जो इज्जत हमें दी है ना, इसको संभाल कर रखें। अल्लाह हमें इज्जत दे रहा है, इसको जाया मत कीजिएगा। दुनिया की कोई ताकत अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के उठने का वक्त है, पाकिस्तान के राइज करने का वक्त है। अल्लाह हर महाज पर हमें इज्जत दे रहा है, दुश्मनों की तमाम तर कोशिशों और साजिशों के बावजूद। लिहाजा अपने आप को इस काबिल बनाएं कि जो इज्जत अल्लाह दे रहा है, आप आगे बढ़कर उस इज्जत को सीने से लगाएं, उसको दूर ना धकेलें। इस मौके पर बुजदिली और बेगैरती और स्ट्रेटेजिक पेशेंस मत दिखाइएगा कि वक्त आएगा तो हम देख लेंगे। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमेशा छोटी होती है। अल्लाह पाकिस्तान का हाफिज और नासिर हो। इंशाअल्लाह अगले 1-2 दिनों में मजीद कोई डेवलपमेंट्स होंगी तो फिर हम लेके हाजिर होंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है।